फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजकर्ण शर्मा सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 6 की एसएसटी की जो बुक है उसका हम 23वां चैप्टर कवर करने वाले हैं दोस्तों। और लेसन का नाम है बृहत्तर भारत। दोस्तों, इससे पहले हमने 23 क्लासें यानी कि हमने 23 चैप्टर कवर कर चुके हैं और ये एसएसटी क्लास 6 की बुक का ये लास्ट चैप्टर है दोस्तों। और दोस्तों, मेरे साथ आप जुड़े रहिएगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे बृहत्तर भारत क्या है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि दोस्तों बृहत्तर होता क्या है दोस्तों। यानी कि अगर हम हमारे भारत की ही बात करें तो देश की सीमाओं से बाहर अगर हमारे भारतीय दर्शन या विचारों का प्रवेश हुआ है हमारे भारत के अंदर, जिसके फलस्वरूप वहाँ भारतीय संस्कृति पल्लवित हुई है और एक प्रकार का बृहत्तर भारत बना है दोस्तों। तो इसी को हम दोस्तों क्या कहते हैं, बृहत्तर भारत कहते हैं। एक बार फिर से देखिए दोस्तों, इसको पढ़िएगा। देश की सीमाओं से बाहर भारतीय दर्शन और विचारों का प्रवेश हुआ, जिसके फलस्वरूप वहाँ भारतीय संस्कृति पल्लवित हुई है दोस्तों। एक प्रकार का बृहत्तर भारत बना है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे जो भारतीय संस्कृति और हमारी जो सभ्यता के जो प्रचार प्रसार की हम बात करेंगे कि हमारे भारत देश की जो कल्चर है दोस्तों वो हमारे देश की सीमाओं से बाहर कहाँ कहाँ पर पल्लवित हुई है और एक बृहत्तर भारत का निर्माण हुआ है, उसकी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इसका टॉपिक है दोस्तों संस्कृति व ज्ञान विज्ञान। हमारी जो कल्चर है उसका जो ज्ञान विज्ञान है, संस्कृति और ज्ञान विज्ञान की हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, भारत की सभ्यता व संस्कृति विश्व में उन्नत रही है। हम यूँ कह सकते हैं कि हमारे जो भारत का जो कल्चर है और हमारे जो भारत का जो सिविलाइजेशन है यानी कि सभ्यता है और कल्चर है वो विश्व में उन्नत रहा है, बिल्कुल उन्नत रहा है। कैसे रहा है दोस्तों, उसकी हम बात करते हैं। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, वर्धन वंश का एक शासक था दोस्तों, सम्राट हर्ष के बारे में आपने सुना होगा। और हर्ष के काल तक जो भारत की जो कला और उसका साहित्य और शिक्षा विज्ञान यानी कि संपूर्ण विश्व में आगे था दोस्तों। उस वक्त संपूर्ण विश्व में दोस्तों आगे था, इसीलिए प्राचीन काल में भारत है ना जो एक विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था दोस्तों। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो वर्धन वंश का एक शासक था दोस्तों हर्षवर्धन। ठीक है, उसके समय में दोस्तों हमारे भारत की जो संस्कृति है हम यूँ कह सकते हैं कला साहित्य और शिक्षा और विज्ञान का बहुत ही बड़ा जो उसका जो प्रचार प्रसार है विदेशों तक हो चुका था दोस्तों। इसीलिए हम उस समय के काल को हम हमारा जो भारत है उसको हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, विश्व गुरु के नाम से हम जानते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिएगा आगे बढ़ते हैं। कैसे दोस्तों, देखिएगा हमारे भारत में दोस्तों उस समय हमारे भारत में जो शिक्षा का जो केंद्र था बहुत ही लाजवाब था दोस्तों। कैसे था दोस्तों, आपको पता होना चाहिए क्योंकि उस वक्त हमारे भारत में बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटीज़ थी। जैसे हम कह सकते हैं एक तो नालंदा यूनिवर्सिटी दोस्तों, एक बार फिर से देखिएगा, यानी कि एक तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय, एक तक्षशिला और एक विक्रमशिला दोस्तों। ये बड़े फेमस यूनिवर्सिटी थी। क्यों थी दोस्तों, यानी कि ये शिक्षा के बड़े केंद्र थे क्योंकि इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर दोस्तों आपको पता है विदेशी स्टूडेंट यहाँ पर आकर स्टडी करते थे दोस्तों। जिसमें हम यूँ कह सकते हैं जैसे चाइना है, जापान है, तिब्बत है, श्रीलंका है, कोरिया है, मलेशिया मंगोलिया है। इन स्थानों से दोस्तों आकर यहाँ पर विद्यार्थी अपना अध्ययन करते थे दोस्तों। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारे भारत विश्व गुरु रहा है दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों हम यूँ कह सकते हैं कि हमारी जो भारत की जो संस्कृति की पहचान करने या उसकी स्टडी करने के लिए विभिन्न विदेशों से दोस्तों विद्वान आए हैं दोस्तों। अपनी यात्रा यहाँ पर आकर भारत का कल्चर का अध्ययन किया दोस्तों। जिसमें हम यूँ कह सकते हैं जैसे फाहियान है, हेनस्वांग है और इत्सिंग है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि जो फाहियान है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत में आया था, जो एक गुप्त वंश का बड़ा ही महान शासक के नाम से हम जानते हैं दोस्तों। ठीक है, ये फाहियान जिसने फाक्यो की नामक एक बुक लिखी थी। ऐसे ही दोस्तों जो हेनस्वांग है दोस्तों, हेनस्वांग जो दोस्तों हर्षवर्धन के शासन काल में आया था और उन्होंने भारत के कल्चर को जाना पहचाना और उसकी स्टडी की अध्ययन किया और यहाँ पर एक बुक लिखा उसने दोस्तों, सी युकी नामक एक बुक लिखी थी। ऐसे ही दोस्तों एक चीनी यात्री इत्सिंग था, ये भी भारत में आया था। तो दोस्तों इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारा भारत एक विश्व गुरु रहा है और हर क्षेत्र में दोस्तों ये बिल्कुल आगे रहा है दोस्तों। हम कहें कि
संस्कृति के अंदर यानी कल्चर के अंदर, एजुकेशन के अंदर दोस्तों, इन सब में आगे रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। देखिए इसके अलावा हमारे भारत में जो विदेशी व्यापार भी हुआ करते थे दोस्तों, जो जैसे हम कह सकते हैं किन किन का व्यापार हुआ था। और दोस्तों विदेशों में हमारे भारत में जो भी वस्तुएं थी उसका जो प्रोडक्शन होता था उसकी बड़ी ही विदेशों में बिल्कुल डिमांड थी। हम यूँ कह सकते हैं किन किन चीज़ों की डिमांड थी दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं जैसे ढाका की मलमल है, यानी कि मलमल है, छीट है, रेशम है दोस्तों, और जरी के वस्त्र है, नील है, गरम मसाले हैं और लोहा इस्पात हो दोस्तों। इन वस्तुओं का दोस्तों हम क्या करते थे, आया निर्यात करते थे दोस्तों। ठीक है। तो ऐसे हम यूँ कह सकते हैं कि हमारी जो भारत की जो संस्कृति है दोस्तों बिल्कुल विदेशों से कनेक्ट होती है, और जहाँ जहाँ हमने हमारी संस्कृति को पहुंचा है वहाँ वहाँ हमारे भारत देश के लिए एक वृहत्तर भारत का रूप लेके सामने आया है दोस्तों। एक हम दोस्तों नोट देख लेते हैं। देखिए दोस्तों आपको पता है कि 18 पुराण है दोस्तों, और दोस्तों 18 पुराणों में जो अग्नि पुराण है उसके बारे में अगर देखें तो अग्नि पुराण के अनुसार दोस्तों जम्बू एक द्वीप है दोस्तों, जम्बू द्वीप है से अलग एक द्वीपांतर भारत, यानी कि जम्मू द्वीप से एक द्वीपांतर भारत का आविर्भाव हुआ दोस्तों, आविर्भाव हुआ है दोस्तों। यहाँ यही भाव आधुनिक शब्द इंडोनेशिया से अभिव्यक्त हुआ दोस्तों। देखिए दोस्तों एक बार फिर से देखिएगा, 18 पुराणों में दोस्तों एक अग्नि पुराण है दोस्तों। इस अग्नि पुराण के अनुसार दोस्तों एक जम्मू द्वीप है दोस्तों। इस जम्मू द्वीप से अलग एक द्वीपांतर भारत का क्या हुआ है, उदय हुआ है, हम यूँ कह सकते हैं। यही भाव आधुनिक शब्द इंडोनेशिया से अविभक्त हुआ है। और दोस्तों नेशिया का अर्थ होता है दोस्तों द्वीप, है ना, इसीलिए इंडोनेशिया का अर्थ हो गया भारतीय द्वीप हो गया है दोस्तों। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों ब्रह्मा, जिसको हम कह सकते हैं जो इन जैसे द्वीपीय देशों की अगर हम चर्चा करें, जैसे ब्रह्मा है और श्याम है दोस्तों, मलय प्रायद्वीप है, कंबोडिया, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, बाली, अन्नाम दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपका इसके अंदर सुवर्ण द्वीप है, हिंद, चीन आदि स्थानों पर दोस्तों भारतीय भाषा, साहित्य, धर्म, कला आदि का क्या हुआ दोस्तों प्रभाव वहाँ के जनजीवन में आज भी देखने को हम मिलते हैं दोस्तों। तो जैसे हम यह कह सकते हैं कि अगर इन जो द्वीपीय देशों की अगर हम यात्रा करें, वहाँ पर उनके कल्चर को हम देखें, तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे भारत देश के कल्चर के बारे में, यानी कि हम यूँ कहें वहाँ के जो लोगों में जो हमारे भारत की ही संस्कृति आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ तक भी हमारे भारत का प्रादुर्भाव हुआ दोस्तों, यानी इसी को हम बृहत्तर भारत हम कह सकते हैं। साथ ही हम यूँ कह सकते हैं दोस्तों, साथ ही भारत की सभ्यता और संस्कृति का विस्तार भी पता चलता है। इसी से अगर हम देखें तो इसके हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे भारत की संस्कृति यहाँ तक अपने पाँव पसारी है दोस्तों। ठीक है। तो ये तो हमने दोस्तों बात की है शिक्षा, संस्कृति व ज्ञान विज्ञान की। ठीक है। अगला हम टॉपिक देख लेते हैं इसी का। देखिए दोस्तों हम बात करें भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रचार की हम बात करते हैं, जिसमें फर्स्ट टॉपिक हमने कवर किया जो संस्कृति है और ज्ञान विज्ञान। सेकंड जो टॉपिक है दोस्तों उसका है भाषा और साहित्य दोस्तों, है ना दोस्तों। हम लैंग्वेज की बात करते हैं और साहित्य की बात अगर करें तो देखिए दोस्तों हम बात करते हैं जो भाषा की अगर बात करें और साहित्य की अगर बात करें तो देखिए तो संस्कृत में लिखे गए जो अभिलेख हैं दोस्तों, ठीक है, जैसे अभिलेख में रहेगा आपको ब्रह्मा, श्याम देश, मलय प्रायद्वीप, कंबोडिया, अन्नाम, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो में पाए गए। यानी कि हमारे भारत से रिलेटेड जो भी संस्कृत में लिखे गए जो अभिलेख वगैरह हैं दोस्तों, ये ब्रह्मा, श्याम, मलय प्रायद्वीप, कंबोडिया, अन्नाम, सुमात्रा, जावा और बोर्नियो में पाए गए हैं। इनमें से सबसे प्राचीन लेख ईसा की दूसरी और तीसरी शताब्दी के अंदर हमें प्राप्त हुआ है। यानी कि ईसा मसीह की दूसरी और तीसरी शताब्दी में ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है दोस्तों। कैसे देखिएगा, यहाँ संस्कृत का प्रयोग देखिएगा, यहाँ पर जो संस्कृत जो लैंग्वेज है दोस्तों, इसका प्रयोग 1000 वर्षों से अधिक काल तक होता रहा दोस्तों। यानी कि यहाँ पर जो हमारी जो लैंग्वेज है संस्कृत जो एक लैंग्वेज है, इसका प्रयोग दोस्तों यहाँ पर दोस्तों
1000 वर्षों तक संस्कृत लैंग्वेज का प्रयोग होता रहा है दोस्तों। इसलिए हम कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा का जो भी कॉन्सेप्ट है वो जो आपका द्वीपीय देशों में भी प्रचार प्रसार हुआ है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो जो हिंद चीन के अधिकांश भागों में आज भी पाली भाषा जो संस्कृत भाषा से निकली हुई है वो दैनिक प्रयोग में आती है। यानी कि जो पाली भाषा है दोस्तों, यानी कि जो जैन जो धर्म है उसकी जो भाषा है दोस्तों पाली, ठीक है। और बौद्ध बौद्ध धर्म है दोस्तों उसकी है आपकी प्राकृत, ठीक है। तो जो प्राकृत जो पाली भाषा है दोस्तों इसका कहीं ना कहीं जो जन्म हुआ है दोस्तों वो आपकी संस्कृत लैंग्वेज से ही हुआ है। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि हमारी संस्कृत भाषा है सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है दोस्तों। यहाँ दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि चंपा एक द्वीपीय देश है दोस्तों, वहाँ पर 100 से अधिक संस्कृत अभिलेख मिले हैं दोस्तों। यानी चंपा जो प्रायद्वीप है वहाँ पर दोस्तों 100 से अधिक संस्कृत अभिलेख मिले हैं दोस्तों। तो वहाँ पर भी संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था दोस्तों, ठीक है। देखिएगा यशोवर्मन के 4 अभिलेख, यानी कि एक शासक था दोस्तों यशोवर्मन, और यशोवर्मन के 4 अभिलेख मिले हैं दोस्तों। और अगर हम चारों अभिलेखों की बात करें 50, 75, 93 और 108 छंदों के प्रयोग भी उसमें किया गया, किसमें संस्कृत भाषा में किए गए। ऐसे ही राजेंद्र वर्मन का एक लेख मिला दोस्तों, इसके अंदर 218 छंदों, यह हमको से दूसरा अभिलेख मिला है, उसमें 268 छंद मिले हैं और वो भी दोस्तों संस्कृत भाषा में लिखे हुए मिले हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं विदेशों के अंदर भी दोस्तों हमारी संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार हुआ है। ऐसे हम कह सकते हैं यहाँ जो अभिलेखों से वेद, वेदांत, स्मृति तथा ब्राह्मण, बौद्ध, जैन धार्मिक ग्रंथ, रामायण, महाभारत, काव्य पुराण, पाणिनि के व्याकरण और पतंजलि के महाभाष्य तथा मनु वात्सायन, विशाल विला विशालाक्ष, सुश्रुत, प्रवरसेन, मयूर और गुणान्य की रचनाओं का भी पता यहाँ से चलता है दोस्तों। ये सभी जो विद्वान हैं दोस्तों उन्होंने कहीं ना कहीं जो भी अपने साहित्य लिखा है, जो भी अपनी बुक लिखे हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं संस्कृत भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिए दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ यही बात अब हम कह सकते हैं जो बौद्ध धर्म में जो पाली साहित्य के संबंध में ब्रह्मा और सिंहल यानी कि श्रीलंका पर चरितार्थ होती है। इन दोनों देशों में बौद्ध धर्म ग्रंथों में पाली भाषा अपनाई गई है दोस्तों। और दोस्तों मैंने अभी आपको कहा है कि सभी भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा है, तो कहीं ना कहीं पाली भाषा का जन्म भी दोस्तों अपने जो संस्कृत भाषा से ही हुआ है। तो ये तो हमने भाषा के बारे में हमने बात कर ली दोस्तों, लैंग्वेज के बारे में। अब हम धर्म के बारे में रिलीजन बात करते हैं, रिलीजन के बारे में बात करते हैं। देखिएगा रिलीजन की बात अगर करें तो दोस्तों ब्रह्मा और श्याम में बौद्ध धर्म प्रधान था। यानी कि ब्रह्मा और श्याम एक दोस्तों एक द्वीपीय कंट्री है, वहाँ पर बौद्ध धर्म का बोलबाला था दोस्तों। यहाँ बौद्ध धर्म प्रधान था दोस्तों। यहाँ सभी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी यहाँ पे पाई गई हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे जो त्रिमूर्ति है, जैसे ब्रह्मा, विष्णु और शिव के बारे में आपने सुना होगा, तो ये त्रिमूर्ति है दोस्तों। इसके अलावा हम देख लेते हैं दोस्तों एक नोट देखते हैं, बहुत ही बढ़िया है। देखिएगा अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीति, यानी कि अशोक के समय में बौद्ध धर्म से तीसरी बौद्ध संगीति होती है जिसको समागम के नाम से हम जानते हैं, वहाँ पर बुलाई गई दोस्तों। इसके बाद उसने यवन, सुवर्ण द्वीप यानी कि हिंदेशिया और लंका यानी कि ताम्रपर्णी या सिंहल जिसको हम श्रीलंका कह सकते हैं आदि सुदूर देशों में दूत मंडल भेजे गए दोस्तों। विशेषतः लंका में अपने पुत्र पुत्री के भारतीय धर्म और दर्शन का प्रचार प्रसार किया। जैसे हम यूँ कह सकते हैं दोस्तों जो सम्राट अशोक था, सम्राट अशोक ने अपने जो पुत्र और पुत्री को दोस्तों यानी कि श्रीलंका अपने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा था दोस्तों। तो आई होप्स दोस्तों ये बातें आपको समझ में आ रही है दोस्तों। अगर आपको ये बातें समझ में आ रही है तो प्लीज़ अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, इसका फोर्थ टॉपिक है समाज की हम बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिएगा समाज की अगर हम बात करें तो वर्ण व्यवस्था में जो भारतीय सभ्यता और समाज का मूल आधार था दोस्तों, यानी कि वर्ण व्यवस्था थी दोस्तों। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है, वहाँ पर भी दोस्तों भारतीय सभ्यता और समाज का मूल आधार ये थी दोस्तों वहाँ भारतीय संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों में हुए प्रसार के कारण वहाँ भी स्थापित हुए हैं। जैसे हम कह सकते हैं बाली कंबोज के निवासियों में जो जाति व्यवस्था का स्वरूप आज दिखता है,
जैसे विवाह का आदर्श, विभिन्न प्रकार की रस्में, उनका स्वरूप और वैवाहिक संबंध लगभग भारत के समाज की तरह ही थे दोस्तों। यानी कि हम कह सकते हैं वहाँ पर है जो कंबोज और बाली के अंदर दोस्तों जो विवाह का आदर्श, विभिन्न प्रकार की जो रस्में रीति रिवाजें होती है दोस्तों, इसके साथ ही उनका स्वरूप और उनका जो वैवाहिक संबंध होते थे वो लगभग दोस्तों हमारे भारतीय समाज जैसे ही हैं दोस्तों। ठीक है, इसका मतलब हमारे भारत की संस्कृति अनेक देशों तक फैली है दोस्तों, उनका प्रचार प्रसार हुआ है। ठीक है, तो इसी को दोस्तों हम कह सकते हैं बृहत्तर भारत। ओके, देखिएगा इसके अलावा दोस्तों प्रथा प्रथा नहीं थी, स्त्री को अपना पति चुनने का बिल्कुल अधिकार था दोस्तों। जैसे हम जावा में देखें तो जावा में एक नाटक का लोकप्रिय रूप यानी कि छाया नाट्य और जो व्यंग कहलाता दोस्तों। भारत की तरह ही वहाँ के समाज का मुख्य जो खाद्यान्न था दोस्तों, वो दोस्तों खाद्यान्न था चावल और गेहूं था दोस्तों। ठीक है, तो ये था समाज। दोस्तों अब हम आर्ट की बात करते हैं, कला की हम बात करें तो दोस्तों कला के अंदर हम कुछ जो टेम्पल है, मंदिर है, उनकी हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हम जावा के मंदिरों की चर्चा अपन करते हैं। बहुत ही फेमस मंदिर है दोस्तों, और दोस्तों ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, देखिएगा जावा के मंदिर, देखिएगा जावा का सबसे महत्वपूर्ण जो मंदिर था दोस्तों, बोरोबुदुर का मंदिर था दोस्तों। देखिए बोरोबुदुर का जो मंदिर था दोस्तों, इसका जो इसका जो दोस्तों इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण दोस्तों 750 ईस्वी से लेकर 850 ईस्वी तक इसका निर्माण हुआ, यानी कि कम से कम दोस्तों 100 वर्षों में इसका निर्माण हो चुका है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों इनका निर्माण शैलेंद्र वंश के शासकों के द्वारा इसका निर्माण किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बोरोबुदुर का द्वीप जो जावा में ये बड़ा फेमस मंदिर था, इसका निर्माण 750 से लेकर 850 ईसा पूर्व में इसका निर्माण हुआ, ईस्वी में हुआ सॉरी। तो लगभग 100 वर्षों तक इसका निर्माण, और इसके जो निर्माण के अंदर जो कौन से वंश की महत्वपूर्ण भूमिका रही है दोस्तों, शैलेंद्र वंशीय शासकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। देखिए इसके बारे में हम बात करते हैं थोड़े से, इस जो मंदिर इसकी और भी लेते हैं और भी। देखिए ये मंदिर दोस्तों 9 मंजिला है, यानी कि 9 मंजिला ये मंदिर है। सबसे ऊपरी मंजिल का नाम दोस्तों घंटानुमा एक स्तूप है, यानी कि सबसे ऊपर वाली जो इसका मंजिल है दोस्तों, इसका फ्लोर है, यानी कि फ्लोर है वो है घंटानुमा स्तूप, यानी कि सबसे ऊंची जो मंदिर दोस्तों, 9वीं जो इमारत है वहाँ पर एक घंटानुमा एक स्तूप लगा हुआ है दोस्तों। ठीक है, देखिएगा बोरोबुदुर की बुद्ध की मूर्तियाँ, यानी कि बोरोबुदुर जो मंदिर है दोस्तों, यहाँ की बुद्ध की मूर्तियाँ हैं, मेनदूत की बोधिसत्व मूर्ति की स्वतंत्र मूर्तियाँ जावा की मूर्ति कला के सुंदरतम नमूने में मानी जाती है दोस्तों। चेहरे पर देवी का आध्यात्मिक भाव इन मूर्तियों की प्रमुख विशेषता मानी जाती है, क्योंकि जो जावा के मंदिर में लगी हुई है दोस्तों। देखिए दोस्तों बोरोबुदुर का जो मंदिर है, जिसके बारे में और बात अगर देखें तो बोरोबुदुर और लोरो जंग रंग जावा और भारतीय कला के शास्त्रीय और रोमांचक स्वरूपों को व्यक्त करता है दोस्तों। यानी कि बोरोबुदुर जो मंदिर है, और एक है लोरो जंग रंग जावा के अंदर जो भारतीय कला के शास्त्रीय और रोमांचक स्वरूपों को व्यक्त करता है दोस्तों। तो यानी कि इसकी जो भारतीय जो कला और जो शास्त्रीय और रोमांचक का स्वरूप आपको दिखाई इन मंदिरों के माध्यम से दिखाई देता है दोस्तों। तो ये था दोस्तों जावा के में अंदर जो बोरोबुदुर मंदिर है, जिसका निर्माण शैलेंद्र वंशीय शासकों के द्वारा बनाया गया दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं एक बड़ा फेमस मंदिर दोस्तों, कम्बुज के मंदिर। देखिएगा कम्बुज के मंदिर, कम्बुज हम कंबोडिया भी हम कह सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों विष्णु भगवान का एक मंदिर है, अंगकोरवाट का मंदिर है दोस्तों। यानी कि ये वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण आपको दिखाई देता है, यानी कि वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण है ये दोस्तों कम्बुज के अंदर दोस्तों। कहाँ, यानी कि अंगकोरवाट का मंदिर के मध्य और किनारे के शिखर उत्तरी भारतीय शैली के हैं दोस्तों। अगर आप इस मंदिर को देखेंगे तो उसके मध्य वाला भाग और उसके किनारों में जो शिखर हैं, वहाँ पर उत्तर भारतीय शैली की आपको वहाँ पर आपको शैली दिखाई देगी, है ना। उसका निर्माण भारतीय शैली में किया गया है दोस्तों। मंदिर की चार दीवारी के बाहर 650 फीट की चौड़ी खाई आपको मिलेगी, और 36 फीट चौड़ा पत्थर का एक रास्ता आपको मिलेगा। मंदिर के चारों लगभग 2 मील की यहाँ पर खाई मिलेगी दोस्तों। ये आपका कम्बुज का जो अंगकोरवाट का मंदिर है, जो विष्णु का मंदिर है, ये बड़ा ही फेमस मंदिर है दोस्तों। तो दोस्तों इसके अंदर आपको
एक तो मैंने आपको जावा के अंदर एक तो बोरोबुदुर मंदिर जो शैलेंद्र वंशी शासकों के द्वारा किया गया ये, और एक दोस्तों कुंभुज कंबुज यानी कि कंबोडिया के अंदर अंगकोर वाट का विष्णु मंदिर है दोस्तों। ये बड़ा ही फेमस मंदिर है दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं एक आनंद मंदिर की हम चर्चा करते हैं। आनंद मंदिर देखिए, देखो दोस्तों, देखिएगा आनंद मंदिर है बर्मा में सर्वोत्तम मंदिर पेगन का आनंद मंदिर है। ये 564 वर्ग मीटर के चौकोर आंगन के बीच में स्थित है। यह मुख्य मंदिर ईंटों का बना हुआ और वर्गाकार मंदिर है दोस्तों। ये बेसिकली ये जो आनंद मंदिर दोस्तों बर्मा के अंदर ये मंदिर है, और ये सर्वोत्तम मंदिर पेगन का आनंद मंदिर है ये। और लगभग ये 564 वर्ग फीट के अंदर चौकोर आंगन में फैला हुआ है, और ये मुख्यतः ईंटों से बना हुआ एक वर्गाकार मंदिर है दोस्तों। तो आई होप्स दोस्तों ये जो अभी मैंने आपको चैप्टर की स्टडी करवाई है तो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा दोस्तों। दोस्तों इसके बाद हम ये तो क्लास 6 की एसएसटी की जो बुक है जो आरबीएससी से रिलेटेड है। अब हम इसके बाद हम 7th क्लास की एसएसटी की बुक है वो भी आरबीएससी रिलेटेड होगी, उसको हम उसकी स्टडी हम करवाएंगे आपसे। तो फ्रेंड्स जुड़े रहेगा, और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तो दोस्तों इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, कुछ शब्दावली वोकेबलरीज हम देख लेते हैं, शब्दावली के बारे में देख लेते हैं। देखिए दोस्तों हिंदेशिया में कौन कौन से जो आपके द्वीपीय देश आते हैं, जैसे जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, बाली आदि द्वीप, इसके समूह को हम क्या कहते हैं दोस्तों? हिंदेशिया। हिंद चाइना यानी चीन में पूर्वी एशिया के वियतनाम और कंबोडिया देश है, उन राष्ट्रों को क्या बोलते हैं? हिंद चीन कहते हैं। जैसे कंबोज को कंबोडिया कहते हैं, श्याम को थाईलैंड, चंपा को आन्नाम, और वर्मा को आपको म्यांमार दोस्तों। ठीक है, इसके बारे में तो इसके आगे हम और देखते हैं, 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा चंपा में कितने संस्कृत अभिलेख मिले हैं दोस्तों? 100 से अधिक अभिलेख मिले हैं। और कंबोज में कौन से नरेशों ने कुल 326 छंदों के 4 अभिलेख की रचना की, जिसे हम कह सकते 50, 75, 93 और 108, ऐसे ही कुल मिलाकर 360 यशोवर्मन शासक के द्वारा ये किया गया था दोस्तों। तो आई होप्स दोस्तों आपको आज का ये जो चैप्टर है कैसा लगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का आपको ये चैप्टर बहुत बढ़िया लगा है। तो दोस्तों मेरे साथ आप जुड़े रहेगा, और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा दोस्तों। दोस्तों अब मेरे को इजाज़त दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।